वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हैंगओवर पार्ट 2 मूवी को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मूवी के शुरू में हमें थाईलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज स्टू की शादी एक चाइनीज़ लड़की लोरेन से होने वाली थी, पर स्टू और उसके फ्रेंड वहाँ पर नहीं थे। तभी बेथ को फिल का फ़ोन आता है। वो बताता है कि इस बार भी वही हुआ जो एक बार पहले हुआ था, लेकिन इस बार शायद हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। इसके बाद फिल्म की कहानी कुछ दिन पीछे आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं फिल, स्टू और डक को, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और वो स्टू की होने वाली शादी पर डिस्कस कर रहे होते हैं। फिल स्टू से एक बैचलर पार्टी देने के लिए फोर्स कर रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ डग अपने साले एलन को भी शादी पर इनवाइट करने के लिए कह रहा होता है। इन दोनों की डिमांड को स्टू मना कर देता है, क्योंकि पिछली बार भी बैचलर पार्टी की वजह से सारी गड़बड़ हुई थी और इस गड़बड़ को सर अंजाम देने का काम एलन ने किया था। खैर आगे हम देखते हैं स्टू का दिल थोड़ा पिघल जाता है और वो इन दोनों की डिमांड एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद ये तीनों पहुंचते हैं एलन के पास, जहां एलन का पूरा कमरा इन तस्वीरों से बड़ा होता है, जिनमें इनकी सारी वेगस की यादें होती हैं। अब यहाँ पर इन तीनों को ये भी पता चलता है कि एलन अभी भी मिस्टर चौ से बातचीत करता रहता है। अब इसके बाद स्टू एलन को अपनी शादी पर आने की दावत देता है, जिसको सुनकर एलन बहुत खुश होता है। जिसके बाद ये चारों थाईलैंड जाने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें स्टू का होने वाला साला टेडी पिकअप करता है। यहाँ पर सबको पता चलता है कि टेडी की उम्र अभी 16 साल है, जिसको सुनकर एलन को कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि एलन खुद को बड़े बच्चों के गैंग का मेंबर समझता था, जिसमें सिर्फ फिल, डक और स्टू ही फिट आते हैं, और एलन नहीं चाहता कि इनके इस ग्रुप में किसी और की एंट्री हो। अब हम देखते हैं ये सब थाईलैंड पहुंच जाते हैं, जहां पर स्टू लोरेन से मिलता है, और फिर रात को वो पार्टी पर जाते हैं, जहां पर लोरेन के फादर स्टू से मिलते हैं, लेकिन वो इस स्टू को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और वो बुरी तरह से इससे पेश आ रहे थे। पार्टी का आगाज़ डैडी के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से बजाने से होता है, जो सबको बहुत पसंद आता है। जिसके बाद स्टू का ससुर एक बार फिर स्टू की टांग खींचता है। अब यहाँ पर एलन अपनी हरकत से बाज नहीं आता, जो पहले तो अपनी स्पीच में थाईलैंड के बारे में सबको बताता है, लेकिन बीच में वो स्टू की वेगस वाली शादी का पर्दा फाड़ देता है, जिसको सुनकर फिल इसे फ़ौरन बिठा देता है। खैर डिनर के बाद ये हरामी ग्रुप बीच पर शराब पीने का प्लान करते हैं। इस छोटी पार्टी में टेडी को भी शामिल किया जाता है, जो कि अभी नाबालिग था। पार्टी स्टार्ट होती है, जहाँ ये सब शराब पीकर धुत हो जाते हैं, और हम देखते हैं सुबह को होते हुए। अगले दिन जब फिल और एलन नींद से बेदार होते हैं, तो वो देखते हैं कमरे का सीन ही चेंज हो चुका था। एलन के बाल भी सर से उड़ चुके थे। इन्हें ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। तभी वो स्टू को लैट्रीन में सोया हुआ देखते हैं, जिसके चेहरे पर टैटू बना हुआ था, और वहीं इन्हें कमरे में एक बंदर की औलाद भी मिलता है। और फिर फिल को एक कॉल आती है, जहाँ लाइन की दूसरी तरफ डग होता है। फिल को ये जानकर खुशी होती है कि डग इस बार सही सलामत है, क्योंकि पिछली बार डग पूरी फिल्म में खो गया था। वहीं दूसरी तरफ कमरे में स्टू और एलन को चाव मिलता है, लेकिन ये सरप्राइजेस का मामला अभी ख़त्म नहीं होता कि तभी फिल को एक कटी हुई उंगली मिलती है। अभी ये कटी हुई उंगली किसी और की नहीं बल्कि टेडी की होती है, जिस पर चाव इन्हें बताता है कि टेडी कल रात हमारे साथ ही था, और कल रात हमने बैंकॉक में आकर खूब धमाल मचाई थी। आगे इन्हें यह भी पता चलता है कि कल रात एलन ने ही चाव को कॉल करके बीच पर बुलाया था, और ये लोग चाव के साथ ही यहाँ बैंकॉक आ गए थे। मज़े की बात यह है कि पिछली बार की तरह इस बार भी इन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि कल रात को क्या हुआ था और इन तीनों ने कितने पाप किए थे। अब यहाँ पर इस हरामी ग्रुप की किस्मत उस वक्त मर जाती है जब चाव कोकेन का एक सुट्टा लगाकर वहीं नशे में सो जाता है। अब ये देखकर तीनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। अब इससे पहले के कमरे में कोई और आता, ये तीनों चाव की बॉडी को टॉप फ्लोर पर बने एक फ्रीज़र में डाल देते हैं। फिर ये तीनों टैडी को ढूंढने छत पर जाती हैं, क्योंकि पिछली बार डग भी जब गायब हुआ था तो इनको छत पर ही मिला था, लेकिन टैडी इन्हें नहीं मिलता, और साथ ही साथ वो बंदर भी इन्हें हर जगह फॉलो करने लगता है। ये देखकर एलन को इस बंदर से लगाव हो जाता है। फिर ये तीनों बंदर को लेकर बाजार में घूम रहे होते हैं। स्टू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि एक तरफ तो इसकी शादी होने वाली थी और दूसरी तरफ इसका साला गायब हो चुका है, और तो और इसके चेहरे पर एक वायात सा टैटू भी बना होता है। अब जब वो कुछ आपस में बहस कर रहे होते हैं, तो तभी फिल को डग फ़ोन पर बताता है कि इसे पुलिस से पता चला है कि कल रात टैडी को बैंकॉक पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जिसको ये तीनों सुनकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब ये तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, तो ये देखते हैं कि जिस टैडी को ये लेने आए थे वो टैडी नहीं बल्कि इसकी जगह एक बूढ़ा आदमी होता है, जिसने टैडी की टी शर्ट पहन रखी थी। और तभी इन्हें टैडी की शर्ट से एक बार का एड्रेस मिलता है, जिसकी बुनियाद पर ये लोग इस बार वाले एड्रेस पर पहुँचते हैं, जहाँ बार का ओनर इन्हें बताता है कि कल रात इन लोगों ने पूरे शहर में बहुत गंद मचाया था और किस तरह नंगे होकर मुजरा किया था, जिस पर पुलिस को आना पड़ा था। खैर ओनर इन्हें ये भी बताता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है, ये लोग पूरी उम्र कभी बात नहीं करते, तो इनसे कुछ भी पूछना वक्त की बर्बादी होगी। लेकिन वो ओनर इस बूढ़े आदमी का पता बताता है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। जिसके बाद ये तीनों एक टेंपल में पहुँच जाते हैं,
जहाँ पर कुछ लोग इबादत कर रहे थे, लेकिन इन्हें वहाँ कोई और सुराग नहीं मिलता जिस पर टेंपल का हेड इन्हें प्रे करने के लिए बोलता है, जिससे ये होगा कि इनके अंदर जो भी छुपी हुई यादें हैं वो बाहर आ सकती हैं। जिसके बाद प्रे करते हुए एलन को कुछ विजन आने लगते हैं, जिसमें वो खुद को एक क्लब में पाता है। जिसके बाद फिल और स्टू एलन की बात मानते हुए एक क्लब में जाते हैं। वहाँ पर इन्हें एक आदमी कन देता है जो कि चौ के लिए थी। तो स्टू इससे टेडी के बारे में पूछता है, तो वो इसे एक औरत के पास भेज देता है जो इन्हें बताती है कि टेडी असल में इन्हीं के साथ था और वो यहाँ क्लब में एक साथ डांस कर रहे थे और स्टू इस औरत के साथ रात को टपाटप हुआ था और उन्होंने एक दूसरे को बहुत खुश किया। लेकिन उस वक्त स्टू की गांठ फट जाती है जब वो दिखता है कि वो तो एक शी बेल है और रात में इसने स्टू के पिछवाड़े की बजाई थी। अब वहाँ से निकलने के बाद जब ये तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो रशियन आदमी आकर इन पर हमला कर देते हैं और इनसे अपना बंदर वापस ले लेते हैं। एलन बंदर वापस कर देता है, लेकिन जाते वक्त वो रशियन फिल को गोली भड़का देते हैं, लेकिन खैर से फिल की बचत हो जाती है। लेकिन इस पर यहाँ एलन ये खुलासा करता है कि ये सब कुछ टैडी की वजह से हुआ है, जिसने गलत ड्रग्स का पैकेट उठा लिया था जो कि दरअसल मैं टैडी को देना चाहता है ताकि वो हमारी पार्टी में हमें परेशान ना कर सके। ये सब सुनकर स्टू और फिल इस पर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान इन्हें एलन के पेट पर एक होटल का एड्रेस मिलता है जहाँ इन्हें 6 बजे जाना था। तो ये सब वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक गैंगस्टर मिलता है जिसका लीडर इनसे चौ के बारे में पूछता है, जिसने एक कोड देना है जिससे चौ के बैंक से इसके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र होने थे। और वो इन्हें बताता है कि टैडी इनके पास है और अगर उन्होंने कोड नहीं दिया तो वो सुबह तक इसे मार देगा। जिसके बाद ये तीनों फ़ौरन इसी जगह वापस जाते हैं जहाँ पर इन्होंने चौ को फ्रिज में छुपा रखा था। अब चौ को फ्रिज से निकालने के बाद चौ इन्हें बताता है कि इसने वो कोड बंदर की जेब में डाला था और मुझे पता है कि वो बंदर इस वक्त कहाँ होगा। अब ये तीनों दोस्त चौ के साथ प्लान बनाकर इस बंदर को पकड़ लेते हैं। एलन कोड निकालने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद वो सब वो कोड इस गैंगस्टर के लीडर को दे देते हैं। लेकिन जब चौ पैसे ट्रांसफ़र कर देता है तो तभी वहाँ पुलिस इन पर चापा मारती है। दरअसल वो गैंग कोई गैंग नहीं बल्कि पुलिस वाला था जिसको चौ को पकड़ना था और इसके पास टैडी नहीं था। अब ये सुनकर स्टू और फिल का दिमाग ख़राब हो जाता है। इसके बाद फिल बेथ को कॉल करके सारी सिचुएशन बता देता है और इसके बाद ये सब थक हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी स्टू को कुछ याद आता है और कहता है कि टैडी लिफ्ट में है क्योंकि इसकी उंगली बर्फ़ के अंदर थी, लेकिन सुबह वो पानी में बदल गई जिसके चलते टैडी लिफ्ट से ऊपर बर्फ़ लेने गया, लेकिन बीच में ही लाइट जाने की वजह से वो लिफ्ट में ही बंद हो गया। अब ये सुनकर फिल और एलन स्टू के साथ इसी अपने कमरे वाली लिफ्ट में जाते हैं जहाँ पर इन्हें टैडी मिल जाता है। खैर अब ये तीनों खुश होकर टैडी को लेकर शादी वाली जगह पर एंट्री मारते हैं। वहाँ पहुंचकर स्टू अपने ससुर को सबको सच बताता है और इस तरह सब कुछ खैर खैरियत से स्टू घोड़े पर चढ़ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।